गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पहला क्लास फिजिक्स का मिला है, जिसमें कि हमारे फिजिक्स स्पेशलिस्ट चंदन कुमार के द्वारा पहला क्लास दिया गया आप लोगों को। ये मेनली वैसे स्टूडेंट के लिए मैंने क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आगे चलकर किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, मेडिकल्स इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हैं। और वैसे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बेसिक क्लास, बेसिक से लेकर टॉप स्टैंडर्ड तक देने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें कोई कमी ना रह जाए। और जिस पैटर्न पे आगे चलकर प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जाती है, चाहे मेडिकल की परीक्षा हो चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, तो उसकी कहीं न कहीं आधारशिला किसी समाज के शिक्षक पर ही दी जाती है। और डिपेंड करता है कि वो शिक्षक जो समाज में, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो चाहे सरकारी शिक्षक हो, आखिरकार वो कैसे पढ़ाते हैं, ये डिपेंड करता है उस शिक्षक पे। और उस शिक्षक पर ना जाने सैकड़ों बच्चों की एक भविष्य छिपी होती है। तो हमारे क्लास पे आप लोग बने रहेंगे और हम क्लास में स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्लास हो चुका है फिजिक्स का। और हम दूसरा क्लास में जो भी फिजिक्स में जो भी हमारे मैथमेटिकल टर्म है, तो मैथमेटिकल टर्म को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर 11th और 12th का फिजिक्स एक साधारण चीज नहीं है। फिजिक्स की जो परिभाषा है, जो हमारा साइंस का डिफिनेशन होता है, रियल एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ह्यूमन थ्रू हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड साइंस। अब फिजिक्स हमारा क्या आता है कि अपने आस पड़ोस की कोई भी घटना हम घटित होते हुए देखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और उसके रीजन को जानना चाहता है, आखिर ये घटना कैसे घटित हो गई, जो भी हम अभी देख पा रहे हैं आखिर हम कैसे देख पा रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो आखिरकार कैसे सुन लेता है। फिजिक्स हमारा यही कहता है। और फिजिक्स को पढ़ लेना और उसके बारे में मनन करना, ये दोनों अलग अलग किस्से हैं। तो यहाँ पर हम तमाम देश के जितने भी बच्चे हैं और शिक्षक समुदाय से भी मेरी तरफ से गुजारिश होगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और हम भी सीखते हैं। और आखिरकार हम किसी भी फील्ड में रहते हैं और उस मोड़ तक सीखते चले जाएंगे जब तक कि अपने समाज को, अपने देश को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा नहीं देते हैं। इसलिए किसी भी शिक्षक समुदाय, चाहे प्राइवेट शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, और जोर शोर से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा प्रणाली दी जानी चाहिए वैसी शिक्षा प्रणाली दी नहीं जाती है। तो और एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे ताकि एक समाज में उस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और आपकी शिक्षा के कारण ना जाने उसके भविष्य या तो बर्बाद हो जाते हैं या तो किसी का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो ये एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है मैथ फॉर फिजिक्स। और जो पिछले क्लास में भी जो ट्यूटर हैं जो कंफ्यूजन में रह गए हैं, और जो बच्चे भी हमारे समाज के बच्चे ना जाने कंफ्यूजन के शिकार बन गए, तो हम फिजिक्स के लिए हम मैथमेटिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे लोग भाग देते हैं, भाग में दिक्कतें आ रही है, अनडिफाइंड क्या है, मीनिंगलेस क्या है, इनफाइनाइट क्या है, जीरो क्या है, ये सारी चीज को हम दिखाएंगे। इसके बाद हम कर्व ट्रेसिंग को दिखाएंगे। जो कर्व ट्रेसिंग मैथमेटिक्स में जो हमारा टर्म आता है कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग बिना कर्व ट्रेसिंग के मैथमेटिक्स अधूरा है। आखिर ये कर्व ट्रेस कैसे हो जाता है, कर्व क्या होता है, कैसे हम करेंगे, डिफरेंशियल क्या कहता है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, बिना कर्व ट्रेसिंग के हम पूरे कैलकुलस की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, मनन करने के बाद कैलकुलस की हम कल्पना ही कर सकते हैं, और रट लेना, पढ़ लेना एक अलग बात है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो हमारा टर्म आता है उसमें कुछ ऐसे अनडिफाइंड केस है, उसको सबसे पहले हम लोग डिफाइंड करते हैं। सभी लोग भाग देने के लिए जरूर जानते होंगे। चलिए हम मैथमेटिक्स में जो है आपका जितना भी अनडिफाइंड केस है, मीनिंगलेस टर्म है, उस मीनिंगलेस टर्म को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास 7 मीनिंगलेस फॉर्म है। जो मीनिंगलेस फॉर्म है, तो आखिरकार वो मीनिंगलेस फॉर्म कैसे बन गया, वो सबसे पहले हम उस मीनिंगलेस फॉर्म को लिखते हैं और बारी बारी से हम डिफाइंड करते हैं। There are 7 meaningless form in math. First of all,
0 बाय 0 है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट है, 0 इंटू इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट है, 1 पर पावर इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट पर पावर 0 है, 0 बाय 0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट है, 1 पर पावर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पर पावर 0 और एक 0 पर पावर 0। देखिए कितने फॉर्म आपके पास हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फॉर्म ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जो पाया गया है, वो बिल्कुल इसके बारे में बोला गया है कि मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस और अनडिफाइंड दो अलग अलग किस्से हैं जो हम आगे वीडियो में दिखाना चाहते हैं, और यहीं से हमारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कास्टिंग स्टार्ट होता है। ना जाने इस बिना इसकी कमी के हम कोई भी कर्व ट्रेसिंग नहीं समझ पाएंगे, और जब तक कर्व ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे तो मैथमेटिक्स भी हम नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ तक कि हम फिजिक्स में मेडिकल की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, या इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, या किसी अच्छे हायर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर संभव नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 0 बाय 0 फॉर्म क्या है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म क्या है, 0 इंटू इन्फिनाइट फॉर्म क्या है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म क्या है, 1 पर पावर इन्फिनाइट क्या है। ये सारे फॉर्म को हम बारी बारी से दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक बचपन में सभी लोग भाग देने के लिए जरूर जानते होंगे कि भाग जब किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, डिविडेंड क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप 9 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, 9 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखा जाए कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर या तो इससे कम होना चाहिए। यहाँ पर मजबूरन आप 4 लिखते हैं और 8 लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 बन जाता है। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोसेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। और आपको एक चीज बता देते हैं, कुछ लोग भाग में भी कंफ्यूजन के शिकार बने हुए, 0 से जब भाग देते हैं तो क्या आता है। चलिए ये डिवाइड समझ में आ रहा होगा, 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है। 0 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0 जो है डिविडेंड है और 2 आपका क्या है, डिवाइजर है। यानी कि 0 को 2 से डिवाइड करना है तो 0 को आप दे रहे हैं भाग किसे, 2 से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोसेंट क्या होना चाहिए, जो कि डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिविडेंड के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आप मजबूरी अगर आप 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो फिर 2 इंटू 1 तो आपका 2 हो जाएगा, जो 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर 0 लाने के लिए एकमात्र ऑप्शन आपके पास क्या है, 0। तो 2 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा, 0। जब एडजेक्ट आ गया तो ये आपका कोसेंट क्या आ गया, 0। ये 0, जब 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसी चीज को बारी बारी से हम पहले दिखाते हैं 0 बाय 0 फॉर्म को। चलिए आगे दिखा रहे हैं। तो पहला जो केसेज है हमारा, केस 1 जो हमारा है 0 बाय 0 फॉर्म। आखिरकार ये 0 बाय 0 फॉर्म कैसे मीनिंगलेस है, इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप 0 को 2 से आप डिवाइड किए तो अभी आपके सामने कोसेंट क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि 0 को आप 2 से डिवाइड किए तो कोसेंट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी मामला पलट जाते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मामला अगर पलट जाए तब क्या होगा। अगर आप 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे तब क्या होगा, जब 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे तब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 को आप डिवाइड कीजिए 0 से, 0 आपका डिवाइजर, 2 आपका डिविडेंड। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कोसेंट क्या होना चाहिए, कोसेंट क्या होना चाहिए ताकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 2 या 2 से लेस होना चाहिए, 2 या 2 से लेस होना चाहिए, 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। देखिए आप 1 भी रखते हैं, 0 इंटू 1 तो भी 0। अगर 1 की जगह पे 2 रख दें, 0 इंटू 2 तो भी 0। 3 रख देते हैं तो भी 0। 4 रख दें, -1 रख दें, -4 रख दें, एनीबॉडी कोई भी नंबर आप रख दे रहे हैं तो भी फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है। ये आखिर कैसा भाग है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं आ रहा है। यानी इसका जब किसी भी नंबर को हम किसी से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई एक स्पेसिफिक कोसेंट आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है,
कि 2 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं कि कुसेंट कोई एक कुसेंट नहीं आ रहा है, यानी कि एक ऐसा डिवाइड है जिसका कोई खास मीनिंग नहीं आ रहा है। और जब कोई खास मीनिंग नहीं आ रहा है तो बोल रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है, कैसा डिवाइड है। जब न्यूमरेटर कोई पॉजिटिव नंबर हो, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, तो ऐसे डिवाइड को हम बोलेंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट इज मीनिंगलेस। यहाँ पर इसको बोल दिया गया है कि ये भी अभी क्या है, ये भी अभी क्या है, ये भी क्या है, मीनिंगलेस। ये आपका मीनिंगलेस है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये पॉसिबल है, 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कुसेंट यहाँ पर पॉसिबल है। कुसेंट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे, जब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई खास मीनिंग नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल लेस मीनिंग है, यानी इस भाग का कोई अपना मीनिंग नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। तो नेक्स्ट अब आते हैं 0/0 मीनिंग के बारे में समझते हैं। अब देखिए 0/0 में 0/0 फॉर्म क्या है। अगर न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर आपका टेंस टू 0, टेंस टू का मतलब क्या हो, ये आपका एडजेक्ट 0 है। एडजेक्ट 0 का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एडजेक्ट 0 का मतलब होता है एकदम बिल्कुल श्योर 0 है। और इसके बारे में नीचे अगर हो जाए अप्रोक्स 0, अप्रोक्स 0 का मतलब क्या होता है कि लगभग 0 हो। लगभग 0 का मतलब क्या होता है, ये नंबर लाइन आपका 0 है, तो 0 के राइट साइड जो अगर बिल्कुल क्लोज नंबर है, 0 के राइट साइड जिसको बोलते हैं 0 प्लस। आइए कैसे 0 प्लस बोलते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। और 0 का लेफ्ट साइड जो नंबर है आपको 0 माइनस दिखेगा। आखिरकार ये 0 तो नहीं है, ये 0 का राइट है, 0 के लेफ्ट है, यानी बाउंड्री लाइन अलग अलग होगी। ऊपर एडजेक्ट 0 हो, नीचे 0 नहीं हो, ये 0 अप्रोक्स 0 हो, तब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा पता है। अभी आप कुछ देर पहले 0 को जब 2 से डिवाइड किए थे तो मामला क्या आ गया था, 0 मामला आ गया था 0। जब ऊपर एडजेक्ट 0 हो और नीचे अप्रोक्स 0, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्स का मतलब हो गया लगभग। जब ऊपर एडजेक्ट 0 हो और नीचे लगभग 0 हो, तब बोलेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग है, मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग आ गया। अब मामला केस चेंज हो रहा है, ये केस 1 हो गया। जब न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, तो मामला क्या, रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। दूसरा केसेज आपके पास आ रहा है, न्यूमरेटर आपका, न्यूमरेटर जो है 0/0 लिखा हुआ है, अगर ऊपर आपका अप्रोक्स 0 हो और नीचे आपका एडजेक्ट 0, एडजेक्ट मतलब होता है पूरा, नीचे आपका एडजेक्ट 0 हो, ऊपर अप्रोक्स 0। अब बात समझ में आ रही है कि अप्रोक्स 0 का नीचे एडजेक्ट नंबर हो, एडजेक्ट 0 आ जाए, तो किसी भी नंबर को नीचे किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिनोमिनेटर हमारा 0 आएगा तो उस भाग का कोई खास मीनिंग नहीं है। जैसा कि हम आपको अभी कुछ देर पहले 2 को 0 से डिवाइड करके दिखाए थे, ये सभी नंबर को डिफाइन करना शुरू कर देता है, यानी ऐसे डिवाइड का कोई खास अपना मीनिंग नहीं रहता है। इसलिए मैंने बोला कि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इस भाग का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दैट इज मीनिंगलेस। यानी कि डिनोमिनेटर में जिसे 0 आएगा तो इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि 0/0 क्या है, ये कैसे बन गया मीनिंगलेस। ये पहला केस, ये दूसरा केस, अब आते हैं तीसरा केस। अगर 0/0 आपके सामने लिखा हुआ है, अगर ऊपर आपका अप्रोक्स हो, नीचे भी आपका अप्रोक्स 0 हो, ऊपर भी अप्रोक्स 0 हो और नीचे भी अप्रोक्स 0 हो, ऊपर भी अप्रोक्स 0, नीचे भी अप्रोक्स 0 हो, तब बोलेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी ऊपर भी लगभग 0 है, नीचे भी लगभग 0 है। तो लगभग 0 का मतलब समझ में आ रहा है कि 0 प्लस भी हो सकता है, 0 माइनस भी हो सकता है, यानी कि राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। यानी कि लगभग 0 को लगभग 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका क्या मतलब, उसका क्या मीनिंग आएगा, ये अभी तक इसका कोई उपलब्धि मैथ में नहीं आ पा रहा है, और हम लोग उसी के लगभग मान को निकालने के लिए आगे हम लोग प्रयास करते हैं। अगर न्यूमरेटर भी लगभग 0 हो और डिनोमिनेटर भी लगभग 0 हो,
तब इसको हम बोलेंगे मीनिंगलेस। जो आपको दिखाया गया कि देयर आर 7 मीनिंगलेस फॉर्म इन मैथ। 0/0 ये जो लिखा हुआ है तो या तो 0/0 या तो ऊपर भी अप्रोक्स नीचे भी अप्रोक्स 0 है। तो इस परिस्थिति में तो आपका मीनिंगलेस, या दूसरा केस आपके सामने ऐसा भी रहता है, या फिर ऐसा हो जाएगा 0/0 ये भी एडजेक्ट 0 हो, ऊपर न्यूमरेटर भी एडजेक्ट 0 हो और डिनोमिनेटर भी एडजेक्ट 0 हो। नोमिनेटर भी एडजेक्ट 0 हो, डिनोमिनेटर भी आपका एडजेक्ट 0 हो। तो यहाँ पर आपका तब क्या हो जाएगा, जब एडजेक्ट 0 को एडजेक्ट 0 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वो भाग आपका क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो फिलहाल इसका नाम क्या दिया गया है, मीनिंगलेस फॉर्म। मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंग में बदलने के लिए मैथ में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, जो फिलहाल अभी आपको मैं फिजिक्स की जरूरत के लिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी बारीकी से इसको हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। जो इसका पहला चैप्टर आता है लिमिट, हम लोग बिल्कुल गहराई में जाकर इसके बारे में समझते हैं। तो ये आपको फिलहाल समझ में आ गया कोई 0/0 कैसा फॉर्म है, आपको सामने क्लियर है। या तो आपका ये भी अप्रोक्स हो, ये भी अप्रोक्स हो, तो भी हम मीनिंगलेस फॉर्म बोलेंगे। या फिर ये दोनों में से दोनों एडजेक्ट हो, तो भी आपका क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस फॉर्म आएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये किस टाइप का फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आखिर ये कैसे मीनिंगलेस फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इनफाइनाइट के बारे में हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट क्या होता है। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट के बारे में डिफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, पहले भी हम बता चुके हैं। ए सिंबल which is greater than any real number however large। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है। मैंने क्या लिखा है इनफाइनाइट के बारे में, जो कि 6 क्लास 4 क्लास 3 क्लास हर बुक्स में जो है इनफाइनाइट लिखा होता है। जब नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, बच्चे ऑड इवन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं पर इनफाइनाइट दिख जाता है, और बच्चे वहां पर आज तक सोचते रह जाता है कि आखिर ये क्या है, इस सिंबल का नाम क्या है और इसका क्या डिफिनेशन होता है। इसके बारे में आज हम बताते हैं, जो फिजिक्स में भी यूजफुल होगा। इधर मिटा देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इनफाइनाइट क्या टर्म है, ये क्या बताना चाहता है। कह रहा है कि एक ऐसा सिंबल, ये एक सिंबल मात्र है, ये सिंबल व्हिच इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर हाउएवर लार्ज। कह रहा है ये एक ऐसा सिंबल है जो किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा, चाहे वह रियल नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना। कोई भी रियल नंबर कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, नंबर सिस्टम पे जब आप नंबर लाइन पे जब आप नंबर को दिखाते हैं, देखिए आपके सामने नंबर 0, इधर पॉजिटिव है, इधर आपका क्या है, निगेटिव है। आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। लेफ्ट से राइट जो जाते हैं तो आपका नंबर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। आप 1 2 3 लाख करोड़ अरब बढ़ेंगे। और इसके बारे में बोला गया है कि ये एक ऐसा टर्म है, यह एक ऐसा टर्म है जो दुनिया में किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा, चाहे वह नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे कि आपके बारे इनफाइनाइट को हम लोग अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अब यहीं पर बात आती है, अनडिफाइंड में दो बातें हैं। ये मैंने आपको बोला क्या, मैंने क्या बोला कि ये मीनिंगलेस, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके मीनिंगलेस है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अनडिफाइंड की बात कर रहा हूँ। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, यानी कि या तो हाईएस्ट या तो लोएस्ट, हाईएस्ट या तो लोवेस्ट। ये दो बातों से मिलकर बना है अनडिफाइंड, यानी कि या तो बहुत बड़ा
या तो बहुत छोटा, यानी जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर पाए, जिसे हम डिफाइंड नहीं कर पाए। यानी कि कोई भी टर्म या तो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि उसको हम डिफाइंड नहीं कर पाए और इसलिए अन लग गया, यानी कि अनडिफाइंड, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो कितना बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है। अनडिफाइंड का मतलब हो गया या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा, दो बातों से मिलकर बना है अनडिफाइंड। और बच्चे आज तक कंफ्यूजन के शिकार रह गए। और मीनिंगलेस और अनडिफाइंड दो अलग अलग बातें हैं जो शायद आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हमारे बोर्ड पे बने रहेंगे और आपको दिखाते हैं। अनडिफाइंड मैंने लिखा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या कर रहा है, इसका नाम है इनफाइनाइट। इसको आप लोग क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। एक सिंबल बना दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि एक डमरू का चिन्ह बना हुआ है। ये डमरू क्या है, कह रहा है कि एक सिंबल मात्र है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल का चिन्ह रहता है प्लस, रेड क्रॉस का चिन्ह रहता है, इसका मतलब क्या समझ आता है कि यहाँ हॉस्पिटल है, आस पास कोई अस्पताल है। यहाँ पर जब मैथमेटिक्स में ये सिंबल यूज होगा तो ये बताना चाहे कि ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़े नंबर को शो करता है। और ये जो आपका नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे सारे नंबर डिफाइंड होते हैं और उसका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है नंबर लाइन पर। और इसलिए कहा गया है इनफाइनाइट को आप किसी रियल नंबर के इक्वल नहीं कर सकते हैं। एक्स या वाई या जेड अल्फाबेटिकल अलजेब्राइक में आप अल्फाबेटिकल लेटर कोई भी यूज करें, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी है। मैथ तो अपने मनन का चीज है। एक्स वाई किताब लिखा तो हम भी लिख दें, जबरदस्ती नहीं सुने, किसी कर्ज खाएगा। किताब जो लिखा है से लिखिए, मान ली ए लिख दिए, नंबर लाइन का हम ए यूज करेंगे तो ए यूज कर दिए, हमारी मर्जी। तो जब ए नंबर लाइन को जब शो कर रहा है तो यहाँ पर ए इक्वल टू इनफाइनाइट, ए इक्वल टू इनफाइनाइट। अब बताते हैं इस बात का क्या मतलब होता है। ए तो आपका नंबर लाइन, मतलब ए इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, इनफाइनाइट। ये आपका क्या, ये यहाँ पर क्या दिया है मैंने, नंबर लाइन। शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट, समझ जाएंगे आप। ये किसके लिए मैंने यूज किया है, नंबर लाइन। कह रहा है कि ये नंबर लाइन, ये जो ए है कोई नंबर को शो कर रहा है, क्या इसकी इनफाइनाइट के इक्वल हो सकता है। और इनफाइनाइट के बारे में क्या बोला, जस्ट बोला गया इनफाइनाइट के बारे में। इनफाइनाइट एक ऐसा सिंबल है जो दुनिया में कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना, उससे हमेशा ये बड़ा होगा। तो बड़ा इक्वल कैसे हो जाएगा, तो इक्वल होने की कभी कोई संभावना नहीं बनती है। इसलिए ए इक्वल टू इनफाइनाइट लिखना गलत माना जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। ये आप कभी लिख नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट कभी किसी नंबर के इक्वल हो नहीं सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं टेंस टू का मतलब होता है लगभग। लगभग का मतलब क्या होता है, उसको सिंबल क्या कहते हैं, यानी कि ए टेंस टू, ये जो एरो मार दिया गया है ना टेंस टू, मतलब इसका मान लगभग होने जा रहा है, इसका मान लगभग होने जा रहा है इनफाइनाइट के। यानी कि ए जो है ना बहुत बड़ा होने जा रहा है, यानी बहुत विशाल होने जा रहा है, यानी इसकी भी कल्पना नहीं की जा रही है। यानी कि ए बहुत बड़े नंबर को शो करने जा रहा है। ये चल सकता है, ये राइट है, पर ये लिखना राइट नहीं है। तो शायद आपको इनफाइनाइट के बारे में समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको जैसे हमारा ये बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। अनडिफाइंड कभी डिफाइंड हो भी सकता है, डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आज से हजार वर्ष पहले मानव पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी को अगर पूछा जाता था कि यहाँ से चंद्रमा के बीच की दूरी क्या थी, तो उस समय मानव बोलते थे कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड। पर आज क्या है, डिफाइंड है। आज क्या है, डिफाइंड है। अगर एक मैड बॉय को अगर मुंह बांध करके, नकाब पकड़ के, उसको जो बोर्ड में मुंह टकरा दिया जाए और आंख खोल दिया जाए और उसको बोल दिया जाए कि कैसा लग रहा है, कितना बड़ा संसार लिख रहा है, तो उसको तो फिलहाल यही तो अपना कवर करेगा। तो बोलेगा कि ये तो बहुत बड़ा बोर्ड है, क्योंकि इसके लेंथ और ब्रेथ को नहीं जान रहा है। जब जो व्यक्ति लेंथ और ब्रेथ को नहीं जानेगा तो उसके लिए आखिर इस बोर्ड की लंबाई क्या होगी, तो वो बोलेगा इनफाइनाइट। क्या बोलेगा उसको, इनफाइनाइट बोलेगा कि ये बहुत बड़ा है। जब दूर से ऑब्जर्वर देखेगा तो वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कोई भी चीज डिफाइंड है या नहीं है, अनडिफाइंड है या डिफाइंड है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है।
ऑब्जर्वर कहाँ से है, फिजिक्स में भी ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, कैसे थिंकिंग कर रहा है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। आपको एक घनघोर जंगल में उतार दिया जाए और बोल दिया जाए कि जंगल में कितने पत्ते हैं, तो आप काउंटिंग करते 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 जब थक जाएंगे तो बोलेंगे कि इस जंगल में पत्तों की गिनती कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत सारे पत्ते हैं, यानी काउंटिंग कर ले, लाख भी पार कर गया, करोड़ भी पार कर गया, अरब भी पार कर गया, यानी कि कह दिए कि इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी गिनती संभव नहीं है। गिनती संभव नहीं है। दुनिया में सब कुछ संभव है, पर उसके लगभग मान को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, जो लिमिट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, और इसको बिल्कुल गहराई से हम लोग खंगालने की कोशिश करते हैं। और जब आप बिल्कुल तह से तैयारी करेंगे तो फिर आपको अपने आप में ऐसा एहसास होगा कि शायद हम आने वाले जनरेशन को कुछ सिखा सकते हैं। और राइटर जो है, राइटर कोई लंदन से नहीं बना, कोई आसमान से नहीं बना, और आपके बीच में पढ़ करके ही कोई बच्चा आने वाले समय में अपनी यादगार नए पीढ़ियों के लिए किताब लिख देता है। और शायद मैंने 2012 ईस्वी में मैंने कैलकुलस की बुक लिखी थी, शायद उस समय हमारे पास डिग्री नहीं थी, और पार्ट 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था, उस समय मैंने पार्ट 1 में था। उसी समय मैंने डिस्कवरी किया था कैलकुलस के लिए, जो आज तक अधूरा रह गया, और शायद अब आगे के लिए विचाराधीन है कि आगे हम उस चीज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब फिलहाल हम आप लोगों के बीच में फिजिक्स के साथ हम मैथमेटिक्स को भी कंबाइंड कर देंगे, ताकि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। और कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स के एक टर्म को भी अगर गलती से रट लिया तो समझ जाएंगे कि आप मेडिकल और इंजीनियर बनेंगे भी तो चोर मेडिकल, चोर डॉक्टर, चोर इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। अगर ईमानदार इंजीनियर डॉक्टर बनना है देश के लिए तो फिर मैथ और फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा अनडिफाइंड और मीनिंगलेस में क्या अंतर है। अनडिफाइंड का मतलब हो गया, इनफाइनाइट के बारे में मैंने क्या बोला कि ये बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी को शो करेगा। किसको शो करेगा? एक बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी को शो करेगा, यानी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, यानी जिसके मेजरमेंट को हम नहीं कर पाते हैं। जब वो मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं, उसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इनफाइनाइट। अगर वो बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी को शो करेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्लस इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? प्लस इनफाइनाइट। अगर वो क्वांटिटी बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, और आप जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे प्लस इनफाइनाइट। और अगर आप किसी चीज की काउंटिंग करने जा रहे हैं या मेजरमेंट करने जा रहे हैं, अगर वो बहुत छोटा होते जा रहा है और इतना छोटा होते जा रहा है कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर पाते हैं, तब वहां पर आप बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट, कि ये इतना छोटा है, इसकी भी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार ये कितना छोटा है। यानी अनडिफाइंड में दो बातें हैं, एक प्लस इनफाइनाइट, एक माइनस इनफाइनाइट। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों मिलकर बना है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया? तो आप समझिए शब्द को पहले, डिफाइंड, यानी कि जिसे डिफाइंड नहीं किया जा सका है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसकी हिंदी में जिसको बोलते हैं परिभाषित नहीं किया जा सके, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। यानी दो बात यहाँ पर क्लियर आ रही है। यहाँ पर अनडिफाइंड में एक प्लस इनफिनिटी भी होता है और माइनस इनफिनिटी में भी होता है। शायद आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 10π/2 का वैल्यू भी आप लोग पढ़े होंगे। 10π/2 का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअल में इनफिनिट वो बोला है, अपरिभाषित बोला है। तो अपरिभाषित में दो बातें हैं, यहाँ पर प्लस इनफिनिटी भी होता है और माइनस इनफिनिटी भी होता है। आपको ट्रिगो में मैं दिखाऊंगा इसके बारे में, तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इनफिनिटी क्या है। और इनफिनिटी या तो बहुत बड़ा नंबर है या तो बहुत छोटा नंबर है, या तो बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी को शो करेगा या तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी को शो करेगा, यानी इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। इनफिनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको मैं दिखाता हूँ। तो आज मीनिंगलेस और अनडिफाइंड में क्लियर दिख गया है आप लोगों को अनडिफाइंड क्या है और मीनिंगलेस क्या है।
तो आगे आज हम फिर बताने जा रहे हैं इनफाइनाइट के प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के गुणों के बारे में जानते हैं कि इनफाइनाइट में जब किसी नंबर को कोरिलेट किया जाएगा और इसमें किसी नंबर को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, पहला स्टेज है कि जब हम इनफाइनाइट में किसी नंबर को जब हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब क्या होगा। अगर ये आपका x यहाँ पर रियल नंबर है, x आपका क्या है, रियल नंबर है, तो आपका रिजल्ट आपका इनफाइनाइट ही है। जैसे आपको एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ, इनफाइनाइट है प्लस यहाँ पर आपके माने रियल नंबर आपका 10 हो जाए, 100 हो जाए या 1 लाख हो जाए। ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट के बारे में आप क्या बोले हैं कि ये बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी है। इसके बारे में आप लोग फिलहाल क्या समझ रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी है। जब ये लार्ज क्वांटिटी है यानी कि ऐसा लार्ज क्वांटिटी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप इसे डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल ये बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी आपका पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव में नहीं जा रहा है, क्योंकि अनडिफाइंड यानी कि जो भी इनफाइनाइट है वो अनडिफाइंड है। जो इनफाइनाइट है तो वो भी अनडिफाइंड का भाग है। ये लार्ज क्वांटिटी बहुत बड़ा है, इसमें बताइए 10 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, और विशाल बनेगा, और विशाल बन जाएगा, और वो भी नंबर विशाल। जब इसको हम डिफाइन इसकी जब खोज नहीं कर पाए कितना बड़ा है, और इसमें 10 को ऐड कर देंगे तो और विशाल बन जाएगा। दैट इज इनफाइनाइट। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। फिर उसी जस्ट लाइक देखिए, इनफाइनाइट में जब हम किसी रियल नंबर को घटा देंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ये खुद बताएंगे। ये बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी है, जब इस लार्ज क्वांटिटी में 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में 10 को घटा देंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमको बता देते हैं, देखिए ये आपका बताइए एक वाटर का लेयर मैंने दिया हुआ है, ये आपका देखिए ओशियन है, जैसे आपको मैंने लिख दिया हिंद ओशियन, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के वाटर से आप बताइए कुछ वाटर आप बाहर कर लीजिए, तो क्या उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओशियन के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे वाटर उसमें डाल दीजिए, एक बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी है, ये भी क्या है, ये भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये भी डिफाइंड हो गया है, कितना वाटर है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये डिफाइंड है। परंतु एक नए ऑब्जर्वर के लिए जो पहली बार समुद्र घूमने जा रहा है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। किताबों में ये डिफाइंड है, परंतु नया ऑब्जर्वर जब किसी समुद्र के किनारे जाएगा तो उसको लगेगा कि ये कितना बड़ा विशाल है, कितना पानी है, यह अथाह महासागर है, और इसमें कितने वाटर का वॉल्यूम है, तो बताएंगे कि ये अनडिफाइंड है, यानी जिसे हम डिफाइंड नहीं कर पाते। इसमें अगर कुछ वाटर को ऐड कर दिया जाएगा या कुछ वाटर निकाल लिया जाएगा, इसके जल स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ सामान्य बना रहेगा और सब कुछ वैसा ही फिर दिखेगा। यानी कि फिर भी वो क्या कहलाएगा, हिंद महासागर ही कहलाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी तो लार्ज क्वांटिटी है, ये भी तो लार्ज क्वांटिटी है। इस लार्ज क्वांटिटी में कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, तो भी क्या रहेगा, वो अनडिफाइंड रहेगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा स्टेप में हम जाते हैं। छोड़ दीजिए। अनडिफाइंड में हम किसी भी रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास वो क्या रहेगा, अनडिफाइंड ही रहेगा। ये क्या प्लस अनडिफाइंड है, जैसे आपको बोल दिए इनफाइनाइट में आप 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो खुद इतना विशाल है और उसको 10 गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, और विशाल बन जाएगा, और भी लार्ज क्वांटिटी बनता चला जाएगा। तो शायद समझ में आ रहा होगा। और आज हम अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट के बारे में बता रहे हैं, और अगले क्लास में हम फिर बारी बारी से सारे टर्म को हम डिफाइंड करेंगे और आपके सामने प्रमाणित हम करेंगे। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, डिफरेंशियल पार्ट में भी इन करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को भी बताएंगे, कर्व ट्रेसिंग बताएंगे, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग बताना बहुत जरूरी है
फिजिक्स के लिए भी कंपलसरी है, मैथ्स के लिए भी कंपलसरी है, ताकि ताकि मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सके। तो हमारी क्लास में आज बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।